चैप्टर 5 में डू नॉट रिससिटेट DNR ऑर्डर। डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर का क्या मतलब है कि आपने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन नहीं करनी है, मतलब आपने चेस्ट कंप्रेशन नहीं करनी, इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन अटेम्प्ट नहीं करना है, और इसके अलावा एक्यूट एंटी एरिथमिक मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ इन बातों को जहन में रखें कि ये डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर है, DNR ऑर्डर। इसके अलावा बायोप्सी, सर्जरी, ICU में रखना, हर चीज़ आप कर सकते हैं, वो DNR रिकॉर्ड में नहीं आता, DNR ऑर्डर में नहीं आता। एक 42 साल शख्स HIV पॉजिटिव है और वो हेमाचूरिया के साथ एडमिट है और किडनी कैंसर भी है उसको, तो ही इज़ ऑन DNR। उसने डू नॉट रिससिटेट का ऑर्डर दिया हुआ है। यूरोलॉजी कंसल्टेंट को आपने कॉल लिख दिया है कि उसको किडनी की बायोप्सी की ज़रूरत है, मगर वो उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि पेशेंट DNR पर है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? इस सूरत में यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि DNR ऑर्डर है। DNR ऑर्डर मतलब है डू नॉट रिससिटेट। आपने कार्डियोपल्मोनरी कंप्रेशन नहीं करनी, मतलब चेस्ट कंप्रेशन नहीं करनी है, कार्डियोवर्जन नहीं करना है और एंटी एरिथमिक मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब पेशेंट डेथ के करीब है तो डू नॉट रिससिटेट का ऑर्डर उसने सिर्फ दिया है। तो इस सूरत में आप उसको कहेंगे कि आप बायोप्सी करें। DNR का ये मतलब नहीं है कि उसने बायोप्सी से इनकार किया। इस सूरत में आप सर्जरी भी कर सकते हैं, ICU की ज़रूरत पड़ी तो ICU में भी उसको रख सकते हैं। DNR का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आप इन चीज़ों को रोक दें, नहीं, आपने बायोप्सी की ऑर्डर देनी है। एक 42 साल शख्स एड्स के साथ आया है और उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं नेफ्रेक्टमी के लिए। द सर्जिकल रेजिडेंट shrug his shoulder and say, oh well, at least we can move fast. The DNR mean it doesn't really matter if the surgery is successful, so the DNR is a kind of relief. What should you tell him? No, DNR doesn't mean patient should receive less of anything except कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। DNR का मतलब है कि आपने चेस्ट कंप्रेशन, कार्डियोवर्जन और एंटी एरिथमिक का इस्तेमाल नहीं करना है ताकि वो आराम से आखिर में मर जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी नेफ्रेक्टमी की ऑपरेशन जल्दी जल्दी करें कि कुछ भी हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए। नो, ये गलत है। आपने आराम से ऑपरेशन करना है, आपने आराम से बाकी हर किस्म की ट्रीटमेंट जारी रखनी है। और बाज़ औक़ात ये ETT ट्यूब के बारे में भी थोड़ी कन्फ्यूजन है कि ETT ट्यूब भी तो रिससिटेशन में आता है। नहीं, वो नॉर्मल रिससिटेशन है। जैसे कि पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है या लंग डिजीज़ है तो उसे ETT ट्यूब की ज़रूरत है, तो इस सूरत में आपने ETT ट्यूब रखनी है, उसको नहीं हटाना है। ये नॉर्मल रिससिटेशन है। हाँ, अगर उसकी पल्स चली जाए तो उस सूरत में आपने ETT ट्यूब नहीं डालनी, ना CPR करना है, वो DNR का ऑर्डर है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको लंग डिजीज़ है और आप उसको ETT ट्यूब पास ना करें कि DNR ऑर्डर है। नहीं, ये गलत है। DNR ऑर्डर सिर्फ आखिर मरने के वक्त है, मतलब उसकी चेस्ट कंप्रेशन नहीं करनी है, कार्डियोवर्जन नहीं करना है आपने, और ना ही कोई एंटी एरिथमिक ड्रग्स दे। उसके लिए आप पल्स चेक करें, अगर पल्स नहीं है तो आपने CPR नहीं करना है। पल्स है, लंग डिजीज़ है, कोई और डिजीज़ है तो आपने ETT ट्यूब पास करनी है, वो DNR ऑर्डर में नहीं आता। फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन इशू। फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन इशू मतलब आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको किस तरह फ्लूइड और न्यूट्रिशन देते हैं। IV लाइन जो पास करते हैं वो फ्लूइड भी आर्टिफिशियल है, जैसे पेरेंटल न्यूट्रिशन आता है। एडल्ट विद कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, हर वो एडल्ट जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है और वो अपने बारे में ख़ुद फैसला करेगा कि आया उसकी ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नहीं है, वो किसी भी ट्रीटमेंट से इनकार कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप NG ट्यूब पास करना चाहते हैं, उसके थ्रू खुराक देना चाहते हैं, वो उसको निकाल के फेंक दे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, आपने उसको फोर्स नहीं करना। इसी तरह अगर वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब फ्लूइड से इनकार कर दे तो आपने वो फ्लूइड नहीं लगानी। एक 47 साल शख्स है जो कि amyotrophic lateral sclerosis has become progressively more disabled to the point being virtually immovable in a wheelchair. He is unable to work in a meaningful way. He has pulled out the gastric feeding tube and refused to allow its reinsertion. उसकी बीवी जो है वो नर्स है और वो आपको फोर्स कर रही है कि आप दोबारा NG ट्यूब डाल दे। इस सूरत में आप क्या करेंगे?
वो काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, मगर वो समझता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इस सूरत में आपने एनजियो ट्यूब दोबारा इंसर्ट नहीं करनी, नहीं डालनी, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि मुझे एनजी से खुराक ना दे। तो आपने उसकी बीवी की, मतलब जो नर्स है, उसकी भी बात नहीं मानी, आपने पेशेंट की विश को तरजीह देनी है। अब आ गया एडल्ट हु हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इस सूरत में आपने क्या करना है कि मतलब वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकता, तो इस सूरत में या तो उसकी पहली विश चेक करे कि उसने एडवांस में कोई डायरेक्टिव दिया है या नहीं दिया है, उसने कोई एडवांस में कोई बात लिखी है या नहीं लिखी है। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रॉक्सी पे आपने फोकस करना है। जो हेल्थ केयर प्रॉक्सी शख्स उसने खुद सेलेक्ट किया है, वो उसके ट्रीटमेंट के बारे में उससे पूछ लें, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करें। वो भी नहीं सेलेक्ट किया हेल्थ केयर प्रॉक्सी, तो उसके बाद फैमिली मेम्बर्स पे जाते हैं। फैमिली मेम्बर अगर एक ही बात पे मुतफिक है तो ठीक, अगर एक ही बात पे मुतफिक नहीं है तो फिर बात जाएगी हेल्थ कमेटी की तरफ। हेल्थ कमेटी भी मुतफिक नहीं होती तो कोर्ट फैसला करेगी। जिस तरह मैंने इसी चैप्टर के पार्ट 1 में बताया है, तो वो उसी तरह आपने ट्रीटमेंट भी उसी तरह करनी है।